नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई। संबित पात्रा ने कहा कि अगर इन राज्यों को ऑक्सीजन मिल जाती तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। अरविंद केजरीवाल ने यह जघन्य अपराध किया, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया जाना चाहिए। संबित पात्रा ने ऑक्सीजन रिपोर्ट के हवाले से कहा कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑक्सीजन की कैलकुलेशन की, लेकिन जब उसकी कॉपी मांगी गई तो हाथ खड़े कर दिए। ऑक्सीजन रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अभी कोई रिपोर्ट अप्रूव नहीं की है, तो ये रिपोर्ट कहां से आई? ये रिपोर्ट बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बनाई गई। सिसोदिया ने कहा कि हमने ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की, सबका कहना है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। बीजेपी नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो रिपोर्ट लेकर आएं, जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी हो। ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित कमेटी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया, इससे दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता था। कमेटी के मुताबिक दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी वो वास्तविक जरूरत से 4 गुना तक ज्यादा हो सकती है। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी। दिल्ली के लिए अलग से सब ग्रुप बनाया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किए, लिखा कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं? राहुल गांधी ने पूछा कि वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी। राहुल ने सवाल किया कि तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 1,329 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 6 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 63,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,844 नए मरीज मिले, जबकि 9,000 कोविड मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 109 से ज्यादा केस मिले। 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 1,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 102 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 19 लोगों की गई जान। 253 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। यमुनानगर में 108 वर्षीय रामलाल ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान जिला उपायुक्त और सीएमओ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो इस उम्र में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाकर युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंदिर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर टीका लगवाया। उपायुक्त ने बताया कि अब धार्मिक जगहों पर भी कैंप लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। पीएम मोदी ने आपातकाल की बरसी पर ट्वीट किया, लिखा कि इमरजेंसी के काले दिनों को कभी भूला नहीं जा सकता। कांग्रेस ने देश के लोकतांत्रिक चरित्र को रौंदा था। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि आइए 46 साल पहले लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले सेनानियों को हम सब नमन करें। तत्कालीन सरकार के निरंकुश सत्ता हरण के दुस्साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मेजर संदीप सागर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेजर संदीप सागर जम्मू कश्मीर में माइन ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। करनाल के पंचायत भवन में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। किसानों ने विरोध के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। शहर के कई मार्गों को बंद कर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि फीस बढ़ोतरी के मामले में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। नियम बनाया जाएगा कि स्कूल सिर्फ 8 से 10% ही फीस बढ़ा पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को एसएलसी मिले, इसके लिए 50% फीस भुगतान करने का नियम बनाएंगे। बैठक में समिति के सामने करीब 12 शिकायतें आईं, जिनमें ज्यादातर का निपटारा मौके पर किया गया। ओपी चौटाला की रिहाई पर कंवरपाल ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें खुशी हुई है और तो मंत्रिमंडल के विस्तार से इनकार भी किया।
बैठक का विरोध करने पहुंचे 3 किसानों में पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। किसानों ने पुलिस कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए नारेबाजी की। फतेहाबाद के बिजली निगम कार्यालय के बाहर किसानों ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर धरना दिया। कहा कि साल 2019 में उन्होंने लाखों रुपए नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बिजली निगम में जमा करवाए, लेकिन कनेक्शन नहीं मिले। किसानों ने कहा कि उनकी फसल बिजाई का समय भी जा चुका है और उन्हें अब पानी की ज़रूरत है, लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन न होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता ने कहा कि अगर बिजली निगम जल्द उनकी नए कनेक्शन की मांग को पूरा नहीं करता तो किसान आंदोलन को तेज करेंगे और हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठेंगे। अवैध रूप से बसें चलाकर राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं ने फरीदाबाद में नया कारनामा कर प्रशासन को खुली चुनौती दी। बस माफियाओं ने फर्जी कागजात तैयार कराकर बिना जुर्माना अदा किए 3 बसों को डिपो से छुड़ा लिया। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अधिकारी हरकत में आए और पुलिस को मामले की शिकायत देकर केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जीएम का कहना है कि बस माफियाओं ने करीब 1 सप्ताह बाद ही जुर्माना राशि की फर्जी रसीद बनाकर तीनों बसों को रोडवेज डिपो से छुड़ा लिया। भिवानी में मांगों को लेकर डीसी रेट कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। फरीदाबाद में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर स्विमिंग पूल खोलने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। देर रात तक पूल में स्विमिंग कराने का आरोप लगाया। पंचकुला में शराब के नशे में पुलिसकर्मियों से मारपीट करने और वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने शराब के नशे में पुलिसकर्मियों से मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके से एक आरोपी को काबू कर लिया, लेकिन दूसरा आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दो युवक सैलून में शराब के नशे में धुत होकर घुसे और सैलून की महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़ करने लगे, जिसकी सूचना सैलून मालिक ने पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पंचकुला में युवक को किडनैप करने और उसे गन पॉइंट पर लेकर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। युवक को पहले से जानने वाले लोगों ने मिलने के लिए बुलाया और फ्लैट में बंद कर मारपीट की। आरोपियों ने युवक के परिजनों से 31 लाख रुपए की डिमांड की। जब पुलिस की टीम पीड़ित की मोबाइल लोकेशन के जरिए फ्लैट पर पहुंची तो मौके से सिर्फ एक किडनैपर पकड़ा जा सका, जबकि बाकी फरार हो गए। सेक्टर 7 में रहने वाले युवक का कुछ लोगों के साथ रुपयों के लेन देन को लेकर मसला चल रहा है। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने युवक को फ्लैट पर बुलाया, जहां पहले से आरोपी के साथी मौजूद थे। करनाल में गांव झंझाड़ी के पास हाईवे से साथ लगती झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। मृतक युवक दादूपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। जानकारी के मुताबिक युवक घरेलू वजह से परेशान था। गोहना में नेशनल हाईवे पर महिला की हत्या कर शव को फेंकने का मामला सामने आया। महिला रोहतक की रहने वाली थी, जिसकी तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक महिला की शादी 8 महीने पहले हुई थी। ससुराल वाले कई दिनों से गाड़ी की डिमांड कर रहे थे और दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सोनीपत में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। मामला देवड़ू गांव का है, जहां व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 28 साल पहले लापता हुए यूपी पुलिस के होमगार्ड के न मिलने पर परिवार ने मरा समझकर उसका क्रियाक्रम कर दिया और इस दौरान 28 साल बाद अपने बेटे और परिवार से वो शख्स मिला। सोनीपत के गांव मूर्थल में स्थित कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में बोगस दस्तावेज तैयार कर 2,95,90,000 का गबन करने का मामला सामने आया।
सोनीपत के गांव मूर्थल में स्थित कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में बोगस दस्तावेज तैयार कर 2,95,90,000 का गबन करने का मामला सामने आया। सरकारी स्कूलों में एडमिशन की ओर बढ़ रहा बच्चों का रुझान। रादौर सरकारी स्कूल में पिछले साल के मुकाबले संख्या बढ़ी। सरकारी स्कूल में बढ़ी सुविधाएं और निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के बावजूद ली जा रही फीस को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में हजारों मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निगम प्रशासन और वन विभाग द्वारा तमाम तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। सभी विभागों के अधिकारी मौके का मुआयना करने खोरी गांव पहुंचे थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 हफ्ते का समय दिया गया था और अब प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। हांसी के मोट गांव में पिता पुत्र पर फायरिंग कर लूट के आरोप में हांसी जिला पुलिस ने 3 बदमाशों को काबू किया। आरोपियों ने 15 जून को पिता पुत्र पर फायरिंग कर 4,25,000 रुपये इस दौरान लूटे गए थे। हांसी के मोट गांव में पिता पुत्र पर फायरिंग कर लूट के आरोप में हांसी जिला पुलिस ने 3 बदमाशों को काबू किया। आरोपियों ने 15 जून को पिता पुत्र पर फायरिंग कर 4,25,000 रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी तो जांच में सामने आया कि कामड़ा गांव के दीपक प्रदीप सोनू ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद इन तीनों को गांव से गिरफ्तार किया गया। सिरसा में चोरों ने 4 दिन के अंदर एक ही दुकान में 2 बार चोरों ने घटना को अंजाम दिया। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष का कहना है कि कुछ दिन पहले शहर में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया था। दुकान में 2 बार चोरी होना दिखाता है कि पुलिस चोरी की घटनाओं को लेकर कितनी गंभीर है। भीषण गर्मी के बीच अंबाला की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी की किल्लत से परेशान अंबाला की जनता ने नवनियुक्त उपायुक्त के निवास का घेराव किया और नारेबाजी की। लोगों की माने तो पिछले कई दिनों से उनके घर में पीने का पानी नहीं है, जिसके चलते वो संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय मुक्केबाज टीम के सबसे अनुभवी मुक्केबाज विकास कृष्णन इन दिनों इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हैं। वो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुक्केबाज विकास कृष्णन को 2016 के रियो ओलंपिक और 2012 के लंदन ओलंपिक का अनुभव है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से जाने वाले विकास कृष्णन सबसे अनुभवी मुक्केबाज हैं, जिनसे देश को पदक की उम्मीद है। भिवानी में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं होने पर प्रशासन जागा। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अब कैंप लगाए जाएंगे, डीसी ने जानकारी दी। करनाल के विकास का जिम्मा संभाल रहे नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पहिए एक साथ नहीं चल रहे। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। करीब 6 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट फुटपाथ को निगम ने उखाड़ दिया। शहर में जारी उखाड़ो बनाओ की नीति का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। शहरवासियों ने स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। करनाल में निगम की हाईटेक सफाई व्यवस्था सरकारी खजाने को खाली कर रही है। सड़कों की सफाई को पूरा करने के लिए खरीदी गई स्वीपिंग मशीन को चलाने में साल भर में 90 लाख के लगभग खर्च हो चुके हैं, जबकि मशीन की कीमत लगभग 76 लाख है। सोना में महिला से छेड़खानी करने पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में 2 महिलाओं सहित करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में रेफर किया गया। मामला गांव सांप नगली के पास का है। बताया जा रहा है कि युवक ने पास में रहने वाली महिला से छेड़खानी कर दी थी, जिसको लेकर दोनों गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस ने घायलों के बयान लेकर जांच शुरू की। घायलों ने बताया कि छेड़खानी करने के बाद मामले को लेकर पंचायत चल रही थी कि इसी दौरान एक गुट के दर्जन भर लोग लाठी डंडे लेकर आ गए, उन पर हमला बोल दिया। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला युवक छेड़खानी करता था, फिर मारपीट करने लगा। दूसरे पक्ष के लोगों ने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया। यमुनानगर में बेखौफ स्नैचर्स का आतंक जारी है। स्नैचर्स अब सुबह की शुरुआत होते ही स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्नैचर्स बुजुर्गों को अपना टारगेट बना रहे हैं। स्नैचर्स ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाया और महिलाओं के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। इन 2 वारदातों में से एक की तस्वीरें सामने आई हैं। कुरुक्षेत्र के गांव बोदनी में नहर के पास एक कार में खून से लथपथ शव मिला। डेड बॉडी के पास से एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डीएसपी गुरमेल सिंह के मुताबिक गाड़ी मोहाली की है। मृतक का नाम संदीप चहल है। परिजनों को बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कैथल में तेज तूफान के साथ तेज बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और शहरवासियों को गर्मी से निजात मिली। एनिमल फॉर पीपल की अध्यक्ष मेनका गांधी के बयान से नाराज फरीदाबाद के पशु चिकित्सकों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाते हुए प्रदर्शन किया। पशु चिकित्सकों ने कहा कि इतने सम्मानित पद पर होने के बाद इस तरह की सोच और व्यवहार घोर निंदनीय है, जिसकी वो भत्सना करते हैं। झज्जर में गर्भवती महिला ने घरेलू कलह के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला के परिजनों ने पति सहित 3 लोगों को महिला की मौत का जिम्मेदार ठहराया। जानकारी के मुताबिक गांव सुडाना की रहने वाली महिला की शादी कुछ साल पहले हुई थी। परिजनों का कहना है कि महिला को परेशान किए जाने की वजह से उसने ये कदम उठाया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत खरीफ सीजन में धान की बिजाई का क्षेत्रफल कम करने और गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सिरसा जिले में 27,550 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। योजना के मुताबिक जो किसान धान की जगह वैकल्पिक फसल जैसे मक्का, कपास, अरहर, मूंग, ग्वार, तिल, मूंगफली, मोठ, उड़द, सोयाबीन की फसल करेगा, उसे 7,000 रुपये एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 25 जून तक पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस योजना में बाजरा की फसल बिजाई पर कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। करनाल के झुंडला कस्बे में 25 वर्षीय युवक ने संदिग्ध हालत में आत्महत्या कर ली। परिजनों ने 3 युवकों पर तंत्र विद्या करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। फरीदाबाद में रविवार को बाजार बंद करने को लेकर एनआईटी और बल्लभगढ़ व्यापार मंडल के प्रधानों में टकराव चल रहा है। एक पक्ष बाजार बंद रखने के पक्ष में है तो दूसरा विरोध कर रहा है। फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने रविवार को बाजार बंद के आदेश दिए थे, जिससे एनआईटी फरीदाबाद और बल्लभगढ़ व्यापार मंडल के प्रधानों में टकराव के हालात बन गए। एनआईटी व्यापार मंडल का कहना है कि महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में साप्ताहिक अवकाश रविवार का न होकर कोई और दिन हो तो फायदा होगा। बल्लभगढ़ व्यापार मंडल रविवार को अवकाश के पक्ष में है। अंबाला पुलिस ने जलबेड़ा रोड पर एक इंडिपेंडेंट फैशन कोचिंग संस्थान पर छापेमारी की। कोचिंग सेंटर में करीब 125 स्टूडेंट मिले जो दूसरे राज्यों के रहने वाले थे। पुलिस का कहना है कि कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौजूद युवाओं से पूछताछ की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में लिंग परीक्षण की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से अल्ट्रासाउंड सेंटर की मशीनें सीज की। हरियाणा पुलिस ने मौके से कंप्यूटर का डाटा भी कब्जे में ले लिया। हरियाणा के जींद और कैथल जिले के 9 शख्स राजस्थान के हाईवे पर 2 लग्जरी गाड़ी के साथ उत्पात मचा रहे थे। फतेहपुर के सदर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र के किरमिज गांव में नहर से एक शख्स का शव बरामद हुआ। पुलिस पर सुस्त रवैये के आरोप लगाते हुए शख्स के परिजनों ने हंगामा किया। मृतक राहुल की मां के मुताबिक बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके दोस्तों को इस बारे में मालूम है, जो कि नहीं बता रहे। पलवल की आदर्श कॉलोनी में बाइक सवार नकाबपोशों ने मारपीट के बाद हवाई फायरिंग की। हमले में 2 शख्स घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया। 8 साल की उम्र में पहाड़ फतेह करने वाले गुरुग्राम के रहने वाले नरेंद्र अब यूरोप की मॉन्ट ब्लैंक पर तिरंगा फहराने को तैयार हैं। नरेंद्र के पिता आर्मी में हैं। वो नरेंद्र के पर्वतारोही शौक और जज्बे के समर्थक रहे हैं। नरेंद्र माउंट एवरेस्ट समेत 4 पर्वतों की चोटियों को छूने के बाद यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने की तैयारी में है।